नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका आज 14 जुलाई को अपर पीसीएस का प्री एग्जाम करवाया गया है, उसकी प्रोविजनल आंसर की को हम यहाँ पर देखेंगे। आप अपने जीएस के आंसर्स को यहाँ पर मैच कर सकते हैं और कितने आपके आंसर सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये एग्जाम नहीं था, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पेपर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, काफ़ी डिटेल में सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चन बने थे, तो आपको आने वाले एग्जाम का भी आइडिया होगा कि आपको किस तरीके से और कितना डिटेल में, कितनी गहराई से पढ़ाई को करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। देखिए, मैकमोहन रेखा को लेकर अभी तक क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता था, ये किन किन के बीच है, तो हम कहते थे कि यह इंडिया और चाइना के बीच है। अब पूछ लिया इंडिया के कौन से राज्य और चाइना के बीच है, तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा, एटॉल का आकार कैसा होता है। देखिए, एटॉल का आकार कैसा होता है, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए एटॉल होता क्या है। जो समुद्र में प्रवाल भित्ति होती है, मूंगा चट्टानें हम जिनको कहते हैं, जब वो आपस में जमा होती है तो समुद्र में एक उथला हुआ स्थल बन जाता है। वो जो स्थल बनता है उसी को एटॉल कहते हैं और इसका जो आकार होता है ज्यादातर या तो गोलाकार होता है या घोड़े की नाल का होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सूर्य की चमकीली बाहरी परत को जाना जाता है, तो जो सूर्य की चमकीली बाहरी परत है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एपिरोजेनिक बल किसका परिणाम है, तो देखिए एपिरोजेनिक बल परिणाम होता है पृथ्वी की लंबवत हलचल का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो वर्टिकल मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर, उसकी वजह से आपको एक फोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं एपिरोजेनिक बल। पृथ्वी की क्षैतिज हलचल, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण जो बल आता है उसे ऑरिजेनिक बल कहते हैं। ठीक है। अगला, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है। तो सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो शुष्क पवन होती है उसे हर्मेटन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये सहारा रेगिस्तान में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। सहारा रेगिस्तान से लेकर गिनी तट तक ये जाती है, जहां पर इसे डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। अगला, लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है। यानी इनमें से किसमें भू आकृतिक प्रक्रिया होती है जिससे हमें लटकती घाटी देखने को मिलती है। जैसे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन एक बना था कि वी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो नदियां बनाती हैं। इसी प्रकार जो लटकती घाटियां बनती हैं वो हिमानियों से बनती हैं, ग्लेशियर से बनती हैं। अगला, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पहला विकल्प दिया है, यहां उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। हमने जब भारत के भूगोल को कवर किया था, वनस्पतियों वाले चैप्टर को भी देखा था, जो पर्णपाती वन हमारे होते हैं वो आपको 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा जहां पर होती है उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। 70 से 100 के बीच में जहां पर होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, और 100 से 200 के बीच में जहां पर होती है वहां पर आर्द्र पर्णपाती मिलते हैं। तो 70 से तो शुरू होती है इनकी रेंज, और आपको 25 से 75 दे रहा है, तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने इनके विस्तार क्षेत्र को भी देखा था कि हमें ये कहाँ मिलते हैं। तो जो हिमालय की ऐसी तलहटी है, हिमालय की जो ऐसी श्रेणी है, इसके नीचे का जो पूरा इलाका है आपका, वहां पर यही प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। भारत के भी सर्वोच्च क्षेत्रफल में इसी प्रकार के वन हैं। तो यहां पर पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही था। दूसरा, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे ज्यादा है। तो इनमें से 4 नदियां दक्षिण भारत की काफी फेमस नदियां हैं। इनमें सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है ये 1401 है। आपकी जो नर्मदा नदी है यह 1312 किलोमीटर लंबी है। कावेरी आपके 800 किलोमीटर के करीब है। अगला,
निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। मिट्टी वाले चैप्टर में भी हमने डिटेल में बात करी थी अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के बारे में। पहला, इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, यह आपका बिल्कुल सही है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है। लैटराइट मिट्टी ही वो मिट्टी है जिसका इस्तेमाल ईंटें बनाने में होता है, तो यह भी सही है। यह निक्षलन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, इसी प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है, तो यह भी सही है। यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर गलत है, ए बी सी सही है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा और अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। सिंपल सी चीज पूछ रहा है कि जो गंगा नदी तंत्र होता है वह किस प्रकार का प्रतिरूप रखता है, किस प्रकार का प्रतिरूप बनाता है। तो देखिए, भारत में अधिकांश जो नदियां हैं वो वृक्ष रूपी अफवाह प्रारूप बनाती हैं, यानी एक नदी है और बहुत सारी नदियां उनके साथ ऐसे फैली होती हैं जैसे वृक्ष की जड़ें हों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? हमने जब वनस्पति वाले चैप्टर को देखा तो उसमें बात करी थी कि भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब आपको 2 पर्णपाती वन यहां पर दिए गए हैं। हमने उसमें देखा जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये आपके उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पर 70 से 100 या 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और नम वाले वहां पर होते हैं जहां पर 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। भारत में इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो मध्य भारत के ऊपर से और नीचे की साइड में पाए जाते हैं जहां पर आपको वर्षा थोड़ी कम देखने को मिलती है। यानी भारत में सबसे ज्यादा वन पर्णपाती तो हैं, लेकिन किस प्रकार के? शुष्क पर्णपाती वन हैं। ऑप्शन बी। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला, काबिनी नदी एक सहायक नदी है। हमने नदी तंत्र को भी कवर किया, दक्षिण भारत के नदी तंत्र को देखा, उसमें हमने कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियों को देखा था। उन्हीं में से एक नदी का नाम बनाकर आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल में क्वेश्चन आया है कि एक नदी की जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वहां से क्वेश्चन बना है। जो काबिनी नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए। जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है। तो जो पवन उत्पन्न होती है उसे भूस्थितिक पवन यानी जियोस्टेरोफिक विंड्स कहा जाता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा स्थल जाड़गंगा और भागीरथी के संगम पर है? रिपीटेड क्वेश्चन है। भैरव घाटी। ऊंटा धूरा दर्रा उत्तराखंड के किस ग्लेशियर के समीप स्थित है? तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो मिलम ग्लेशियर होना चाहिए। ऑप्शन बी। निम्न में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 5 वृक्ष को कहते हैं। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अस्थायी निवास होते हैं ऊंचाई वाले इलाकों में इन्हें खरसाल भी कहते हैं। ऑप्शन डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जनगणना को लेकर तो हर पेपर में क्वेश्चन बनते ही हैं, यहां पर भी बना, लेकिन कितना डीप में बना है देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो पहला वाला आपका सही है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, यह गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा अल्मोड़ा का है, रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पे आता है, तो सेकंड वाला गलत है। तीसरा, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब इतना डिटेल में क्वेश्चन आ गया। जो नई परीक्षा वाणी है उसमें धार्मिक आधार पर भी जनसंख्या बताई गई है, लेकिन उसका प्रतिशत नहीं बताया गया है, तो काफी डीप में क्वेश्चन बना था। आने वाले समय में जब हम परीक्षा वाणी की डिटेल क्लास शुरू करेंगे तो उसमें इन सारे डेटा को भी, जो नए डेटा नए तरीके से बन रहे हैं क्वेश्चन, उनको भी देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप इस आधार पर भी कर सकते थे एलिमिनेट मेथड से। आपने देख लिया कि ऑप्शन जो 2 है, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो जहां जहां पर सेकंड है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन डी, यानी पहला वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। अगला, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में शामिल किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में लगाइए, यानी आपने जिलों को घटते हुए क्रम में लगाना है।
देखिए, सबसे ज़्यादा जो एसटी जनजाति का प्रतिशत है वो उधम सिंह नगर में है, उसके बाद देहरादून है, फिर पिथौरागढ़ है और फिर आपका चमोली है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, दुर्मी ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? जो दुर्मी ताल है आपका, यह चमोली जनपद में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए और सही विकल्प का चयन करिए। अब महिला साक्षरता के बारे में पूछा है, जनगणना को लेकर के तीसरा क्वेश्चन हम ये यहां पर देख रहे हैं। तो महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता उत्तराखंड में कहां है? देहरादून में। सबसे कम कहां है? उत्तरकाशी में। इसका सही आंसर होगा, पहले उत्तरकाशी में है, फिर उससे ज्यादा उधम सिंह नगर, फिर चमोली और फिर नैनीताल। ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी होगी? देखिए, गिरथी नदी जो है ये आपके कियोगाड़ की सहायक नदी हो सकती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों नदियां सहायक नदियां हैं पश्चिमी धौली गंगा की। हो सकता है पहले गिरथी इसमें मिलती हो, फिर ये जाकर के पश्चिमी धौली गंगा में मिलती हो। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मैती आंदोलन की शुरुआत ये करी थी कल्याण सिंह रावत ने, ऑप्शन बी। दूधातोली प्रवर श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। यानी जो दूधातोली श्रृंखला है वह किन दो नदी बेसिनों को आपस में विभाजित करती है? तो काफी डीप क्वेश्चन था। इसका आंसर ऑप्शन डी यहां पर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा है? और साथ में दिया है जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत प्रतिशत में, यानी कुल रिकॉर्डेड क्षेत्र में आपसे पूछा जा रहा है, और कुल रिकॉर्डेड क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? देखिए, संविधान में राज्य का मतलब देश से है, तो संविधान के अनुसार राज्य का यानी देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को संबंधित है? तो यह हो जाएगा भाग 11। लोक लेखा समिति का मेन काम क्या है? लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय है? तो आसियान देशों का जो हेडक्वार्टर है वो आपके इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अगला, निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? तो देखिए, यहां पर परमाणु अप्रसार संधि 1970 में हुई थी। सामरिक सशस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता, इसका 1979 सही आंसर होगा, 67 गलत है, बाकी दोनों सही हैं। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान किसके बारे में बात नहीं करता है? वो साम्यवादी राज्य, कम्युनिस्ट स्टेट के बारे में बात नहीं करता है, बाकी ये सारे उसके उद्देश्य हैं। अगला, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? इसका जो आंसर होना चाहिए वो 2, 3, 4, ऑप्शन बी यहां पर होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्यादेश से जुड़े हुए 4 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं। पहला, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये आता राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में है, राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियों में है, लेकिन यहां पर इसमें डाउट हो सकता है। दूसरा, यह अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है, सही है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर यह निष्प्रभाव हो जाता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये बात भी आपकी गलत है। राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो यहां पर पहले और चौथे में, ए और डी में डाउट है, लेकिन जहां तक चांस है ऑप्शन डी ही इसका सही माना जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नदियों और उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। तो आप देखेंगे और आपने कई बार पढ़ा है, जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है वो अलकनंदा नदी पर है, यानी डी का आंसर 2 है, और डी का 2 एक ही जगह पर मिल रहा है, बाकी आपको मैच करने की भी आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो अस्तित्व में इनमें से अब योजना आयोग नहीं है, इसके जगह पर नीति आयोग है। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था? यह भी एक काफी डीप क्वेश्चन यहां पर आयोग के द्वारा बनाया गया था। देखिए, 8वीं लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो 1984 में हुए थे, और 1984 के बाद डायरेक्ट इलेक्शन 1989 में हुए थे। तो इसने तो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।
13वीं लोकसभा की बात करते हैं, इसके इलेक्शन 1999 में हुए थे और इसके जो इलेक्शंस हुए अगले वो 2004 में हुए। अब देखने में लग रहा है कि इसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, जो 13वीं लोकसभा थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिए गए थे। तो उस आधार पर हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन बी हो, क्योंकि जो बाकी के विकल्प हैं, दूसरी लोकसभा 1957 में बनी थी, उसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। 16वीं लोकसभा 2014 में बनी, उसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। तो केवल यही वाली बस्ती है जिसमें इलेक्शन थोड़े पहले कराए गए थे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना है? तो अंतरराज्यीय परिषद 263 में है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो हमने इसको देखा था कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। उसमें एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में आपको व्यापार की, व्यवसाय की स्वतंत्रता मिलती है, जो केवल भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए है। ऑप्शन ए। अगला, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति डायरेक्ट कानून बना सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादर नागर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी। गोवा इसमें शामिल नहीं है, तो 3 वाला विकल्प आपका हट जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन डी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? कई बार ये क्वेश्चन आया है, अलग अलग भाषाओं में आया है, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श हम कहाँ दे सकते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्य हम कहाँ दे सकते हैं। सबका आंसर होता है प्रस्तावना। अगला, निम्न में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है? तो देखिए, यूनेस्को की जो रचनात्मक शहरों की सूची है, इसमें पुणे को अभी शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा वाराणसी, चेन्नई, कोझिकोड सारे शामिल हैं, पुणे इसमें शामिल नहीं है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करें, यह आपका सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक है, यह भी सही है। राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। कोई कर्तव्य या कोई बाध्य या नहीं करते हैं राज्य को, एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे है उसके बारे में बताते हैं कि आपको ये सारी चीजें लागू करवानी है। कोई बाध्य नहीं है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर गलत आंसर है। विधायिका कार्यपालिका के लिए निर्देश है, सही है। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में कितनी महिला विधायकों की संख्या थी? अब देखिए कितना डीप में क्वेश्चन आया है, लेकिन इसको भी कई बार आपने कवर किया है कि जो पहली और दूसरी विधानसभा थी उसमें 4-4 महिलाएं थी, जो तीसरी और चौथी विधानसभाएं थी उनमें 5-5 महिलाएं शामिल थी। तो पहली का पूछा है, 4 आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। पहला स्टेटमेंट यह है। दूसरा, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है। ये वाला गलत यहां पर हो सकता है। देखिए, पहले और दूसरे में डाउट हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई पद पर आसीन होता है तो उसे 6 महीने का समय मिलता है। कि अगर कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया, 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता उसे लेनी होगी। हो सकता है ये बात स्पीकर पे भी लागू होती हो, लेकिन ये बात तो कहीं पर भी नहीं है कि जो एक बार अध्यक्ष बन गया वो जब तक सदन का सदस्य है वो अध्यक्ष रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसके सही होने के ज्यादा चांसेस है। हालांकि ए और बी में कंफ्यूजन है, देखना है आयोग किसको अपनी ऑफिशियल आंसर की में उत्तर देता है। तीसरा और चौथा दोनों सही है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, सही है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी सही है। अगला, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा। केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री बने थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक। अभी 2024 में उत्तराखंड से कौन मंत्री बने हैं? राज्य मंत्री बने हैं अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा, ठीक है। सड़क परिवहन से संबंधित वो राज्य मंत्री बने हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था।
अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया था और इसका जो आंसर था वो है 2007। अक्टूबर 2007 में इसे शुरू किया गया था, ठीक है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। लेकिन जिस हिसाब से विकल्प दिए गए हैं 2007-8 और 2006-7, इन दोनों में से आयोग किसको मानेगा वो आयोग पर डिपेंड करता है। ज्यादातर चांसेस ऑप्शन ए के सही होने के हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम यानी फेमा कब अस्तित्व में आया? तो फेमा आपके 1973 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के संबंध में कौन सा सही नहीं है? काफी ज्यादा ये चर्चा में रहती है पीएमएलए और ईडी जो काम करती है वो इसी एक्ट के आधार पर करती है। तो पीएमएलए में कौन कौन सी बातें इसके बारे में गलत हैं? देखिए, पहला, इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं, ये आपका सही है। कर चोरी और तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें इनको भी शामिल किया गया है, तस्करी को भी किया गया है, कर चोरी को भी, बाकी सारे आपके सही है। नेक्स्ट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर से आ गया कथन वाला। देखिए, अभी तक केवल ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई, कौन सा सम्मेलन हुआ, कौन कौन सदस्य, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संधियां हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसको लेकर अब ज्यादा क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं। देखिए, इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक है, तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। ब्रिक्स जो है दुनिया की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, इसमें विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 24% भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इन देशों में होता है, ये गलत हो जाएगा। जो ब्रिक्स है इसमें 42% जनसंख्या है, जीडीपी 24% है और जो व्यापार है दुनिया का वो 18% है, ना कि 46% है। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत है, आपको गलत ही बताना था। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो 2023 की जो सतत विकास रिपोर्ट है उसमें भारत 112वें नंबर पे रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू हुई? अब देखिए, इस योजना के बारे में हमने कुछ दिन पहले जब हमने उत्तराखंड की योजनाओं को देखा उसमें भी बात करी। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया। अब आप अगर विकल्पों को देखेंगे तो इस आधार पर कौन सा विकल्प इसका आंसर होगा? फरवरी 2019 को यह लागू हो गई, ठीक है। घोषणा दिसंबर में होती है, फरवरी 2019 में यह शुरू होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य कितना है? तो किस वर्ष तक टारगेट रखा गया है पॉपुलेशन को स्थिर करने का? वो 2045 तक है। इसको भी कई बार हमने देखा। निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार यानी सेप्टा का सदस्य नहीं है? देखिए, सेप्टा में आपका चाइना शामिल नहीं है, ऑप्शन ए सही है। इसमें मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इसके अलावा इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगला, किस अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है? तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाता है, शीर्ष मुद्रास्फीति इसको कहते हैं, ऑप्शन ए। इनमें से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? जब नीति आयोग को देखा था तो उसके संगठन के बारे में भी बात करी थी कि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। राज्यों के राज्यपाल इसका भाग नहीं होते हैं क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री आ गए, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे? तो पंकज पुरोहित इसमें कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, बाकी तीनों रहे हैं। अगला, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग मैदानी भाग है? तो उत्तराखंड का लगभग 14% मैदानी भाग है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? देखिए, RAD हो गया, RKVY हो गया, PM किसान सम्मान योजना हो गई, ये सारे जो हैं आपके कृषि मिशन जो है राष्ट्रीय संपोषणीय उसमें शामिल हैं। SHC की जगह पर SHM इसका पार्ट है जिसका फुल फॉर्म है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, वो इसका पार्ट है, तो इसका ज्यादा चांस है ऑप्शन बी इसमें होगा सही आंसर। उत्तराखंड में UTDB की स्थापना किसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई? UTDB यानी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, और नाम से ही पता चल जाएगा ये पर्यटन के लिए है। 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में पहला स्थान रहा? उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? अब
फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर आयोग रिकॉर्डेड क्षेत्र की तरफ जाएगा या वन रिपोर्ट की तरफ जाएगा, दोनों प्रश्नों में ही ज्यादातर ये डिपेंड करता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्षेत्र के अनुसार रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 1% है और वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे वो नैनीताल में है। तो इन दोनों में से ही आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना होगा, किसको आयोग सही मानता है। वैसे यहां पर ज्यादा चांसेस नैनीताल के हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? तो यह अधिनियम 2005 में हुआ था। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में कितनी प्रतिशत थी? तो इसको भी हमने कुछ दिन पहले देखा था, 9.67%। GHz शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो गीगाहर्ट्ज ये बताता है कंप्यूटर की स्पीड के बारे में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी? ये प्रोलॉग हो जाएगी, ऑप्शन डी सही आंसर है। कुछ यहां पर साइंस के क्वेश्चन हैं तो उनके सॉल्यूशन को आप देख लेना। हम यहां पर केवल GS और उत्तराखंड का जो GS है करंट है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। ये थोड़े कैलकुलेट वाले हैं, फॉर्मूले वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो महिला साक्षरता जनगणना को लेकर एक बार और क्वेश्चन आ गया। महिला साक्षरता ऊपर क्रम पूछा था, यहां पर सबसे कम कहां है वो पूछ लिया। सबसे ज्यादा देहरादून में थी, सबसे कम उत्तरकाशी में थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है हमारा कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसको किस तरीके से यहां पर पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 1976। 1976 में आप जानते हैं 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और उस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कुछ DPSP नहीं जोड़े गए थे। उसमें से एक है 48A जो कहता है पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। तो ये जोड़ा गया था 48A DPSP में जोड़ा गया था और 1976 में। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में बना, फूलों की घाटी 82 में, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में बना था, ना कि 79 में। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोविंद वन्यजीव विहार ये आपके उत्तरकाशी में है, सी वाला गलत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वो किस राज्य में स्थित है? तो मालेगाम पोलिंग स्टेशन जो है आपका ये अरुणाचल में है। काफी ज्यादा चर्चा में रहा, क्यों रहा? क्योंकि यहां पर केवल एक ही वोटर था। नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 9 जनवरी को। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? ये बनी है सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा था 42वां। मिशन दिव्यास्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? हमने करंट की 2 क्लासेस करी थी, एक में प्रतियोगिता दर्पण को देखा, एक में जो अदर मैगजीन्स हैं उनको देखा। हमने इस मिसाइल तकनीक के बारे में कई बार बात करी, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट इसमें रह गया और वही फैक्ट आपके पास क्वेश्चन बन के आ गया। हमने बात करी थी कि MIRV तकनीक से भारत ने एक मिसाइल को विकसित किया है, अग्नि 5 मिसाइल को, और इस पूरे जो ऑपरेशन का नाम था वो दिव्यास्त्र था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपने प्रथम सतत व स्थायी वित्त बॉन्ड इशू करके $300 मिलियन जुटाए? ये था HDFC बैंक। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक बढ़ाया। ये किससे संबंधित है? महासागर ओशंस के विकास से है। ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला रिकॉर्ड किसके नाम था? कल ही की क्लास में हमने इसको कवर किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है, अब वो बनी है ज्योति अत्रे। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा फैक्ट रह गया था, विकल्प में आपको दिखा होगा उनका नाम, जो था संगीता बहल। संगीता बहल ने 2018 में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इनकी उम्र तब 53 साल थी। ज्योति अत्रे ने अब चढ़ा है, इनकी उम्र 55 साल है। तो इन्होंने संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा। किसने तोड़ा वो नहीं आया, किसका तोड़ा वो क्वेश्चन बन गया।
तो हम काफ़ी नज़दीक थे, इसीलिए संगीता बहल का नाम आप विकल्प नंबर 1 में भी देख सकते हैं। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें सबसे ऊपर इनका नाम था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ बातें माइंड से निकल जाती है और वो यही वाली बात थी। नेक्स्ट है, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ था अक्टूबर 2023 में? ये हुआ था गोवा में। 19वें एशियन गेम्स हांगझाओ 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? भारत ने 28 जीते थे। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक कौन थे जिनको किंग चार्ल्स ने यह उपाधि दी? ये थे सुनील भारती मित्तल। निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? यह किताब थी आपकी द बॉय एंड दी हेरोन, ऑप्शन ए। डेनियल काहनेमन, जिसका मार्च 2024 में निधन हो गया, इनको 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र का, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जो पहला पुरस्कार है वो यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा जीता गया। अंतरिक्ष यात्री ओलोग कार्नुको, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश का है? यह व्यक्ति रशिया का है, ऑप्शन डी। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? अब देखिए, इसी टॉपिक को लेकर एक क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया और ये फिर से आ गया। जो यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो सूची है, उसमें 2023 में जो केरल का कोझिकोड है इसको जोड़ा गया था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, और साहित्य का शहर के रूप में जोड़ा गया। इस सूची में अभी तक भारत के केवल 8 ही शहर हैं। सबसे पहले 2015 में जयपुर को जोड़ा गया शिल्प और लोक कला के क्षेत्र के लिए, 2015 में वाराणसी को जोड़ा गया संगीत के लिए, फिर 2017 में चेन्नई को जोड़ा गया संगीत के लिए, 2019 में मुंबई को जोड़ा फिल्मों के लिए, उसके बाद हैदराबाद को जोड़ा गया 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के लिए, फिर 2021 में श्रीनगर को जोड़ा शिल्प और लोक कला के लिए, 2023 में ग्वालियर को और 2023 में ही कोझिकोड को जोड़ा गया। ठीक है, अगला, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यह हुआ है द हेग में, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और द हेग आपके नीदरलैंड में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं, इसका स्थायी सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय ढाका में है। निम्न में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? ये जीता है कैरोस ने। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत किया है? तो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उडेसिटी और इसे अधिकृत किया है एक्सचेंजर ने, ऑप्शन सी। तिलु रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 में सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव हुए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले चरण में। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की सूची में है? तो यूनेस्को की सूची में है रम्माण। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतूड़ी बनी है। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्मतीर्थ उत्तराखंड के किस जिले में है? तो पूर्णागिरि तीर्थ कहाँ है आपका? चंपावत में है। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1942 से ये देहरादून में ही है। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? ये था पुणे से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी थी जस्टिस रितु बहारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो इसमें आपके T20 क्रिकेट को, बेसबॉल को, फ्लैग फुटबॉल को और स्क्वैश को शामिल किया गया है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? तो यह स्थापना मक्खाली घोषाल ने करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? तो यह स्थापना धर्मपाल ने करी थी। मिलिंद पनोह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में है? अभी तक केवल यही आता था मिलिंद पनोह किस किसके संवाद का संकलन है, अब आ गया किस भाषा में है? तो यह आपके संस्कृत में है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो शाह इकबाल उसने दारा शिकोह को कहा था। नीचे दिए गए हैं बाबर के 4 युद्ध
घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो इसको लेकर कई बार सवाल बने हैं। बाबर ने 4 ही लड़ाइयाँ भारत में लड़ी जो प्रमुख हैं। एक है पानीपत का युद्ध जो उसने 1526 में लड़ा, उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, फिर उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में और फिर घाघरा का युद्ध लड़ा उसने 1529 में। तो घाघरा का युद्ध उसने 1529 में लड़ा है, पानीपत का 1526 में, चंदेरी का 28 में, खानवा का 27 में। क्रम आपने लगाना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर है। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्न में से किसकी रचना करी है? अब देखिए, ज़्यादा जो पॉपुलर किताबें नहीं हैं वैसी किताबें दी गई हैं। जब हमने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी तो दिल्ली सल्तनत के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, जो किताबें हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी देखा था। उसमें जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात करी। उसमें किताब हमने देखी थी कि फतवा-ए-जहांगीरी जो किताब है वो जियाउद्दीन बर्नी की है, ऑप्शन बी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा बनाया था? तो बुलंद दरवाजा उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा शिक्षा पर वुड डिस्पैच को माना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का जो शुरुआती लक्ष्य था वो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच में प्रश्रय देना था, ऑप्शन सी। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसे एनी बेसेंट ने बनाया था। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इसे BHU के रूप में स्थापित किया गया। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। 1858 से 59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। इसे किसने लिखा था? इसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसे रद्द किया गया था 1911 के अंदर। अगला, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? तो इसका आंसर आपका सी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। काफी ज्यादा डीप में क्वेश्चन है तो सी चांस है, लेकिन कंफर्म इसका भी नहीं कह सकते। अगला, निम्न में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो आजाद हिंद फौज आपके सिंगापुर में बनी थी। अगला है शैलाश्रय चित्र स्थल और जनपद दिए हैं। देखिए, कालामाटी शैलश्रय जो चित्र है वो हमें अल्मोड़ा से ही मिला है। किमिनी ग्राम उत्तरकाशी से मिला है, गलत हो जाएगा। फड़कानौली चमोली से मिला है, गलत हो जाएगा। मल्ला पैनाली अल्मोड़ा से मिला है, सही हो जाएगा। तो आपके 3 गलत हैं यहाँ पर, शुरुआती 3 आपको बताना है सही वाला केवल डी है, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? चित्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार हम जिनको कहते हैं, यह सिक्के कुणित शासकों के थे। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? इसको भी आपने कई बार पढ़ा है, अकबर ने भेजा था। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको लेकर आप ऐसे में याद कर सकते थे, लॉजिक लगा सकते थे कि गढ़वाल से कौन सा राजकुमार था जिसने मुगलों को खुश करने के लिए यहाँ के राजा के साथ गद्दारी करी थी? तो वो थे मेदिनी शाह, ऑप्शन ए। इनके बारे में कहा जाता है कि सुलेमान सिकों को दिल्ली इन्होंने पहुंचाया, बाद में इनको देश निकाला मिला और फिर ये वहीं पर मनसबदार नियुक्त हो गए। अगला है, कुमाऊं वाटर रूल्स किस वर्ष लागू किए गए थे? तो कुमाऊं वाटर रूल्स को 1917 में लागू किया गया। संशोधन 1930 में हुआ था इनमें। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह ने की बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो काफी ज्यादा डीप में ये क्वेश्चन है। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो कर्नल यंग या हेडर को लेकर हो सकता है। ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है? तो गर्वभंजन ये कहते हैं महीपति शाह को, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो ये है आपका पौरव वंश। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वो इनसे संबंधित है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसमें आपका चक्रेश्वर और सेनवर्मन में से एक हो सकता है, ज्यादा चांसेस सेनवर्मन के हैं। उत्तराखंड के चौमू देवता की पूजा की जाती है। ये पूजा दुधारू जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होती है। निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य में तामा डौंड का युद्ध लड़ा गया था? तो यह युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में हुआ था प्रदीप शाह के काल में। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यह अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने करी। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा।
निम्नलिखित सागरों में किसमें लवणता सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो सैलाइन हमारा ओशन है, लवणता वाला सागर है, वो मृत सागर है। मृत सागर विकल्प में है नहीं, तो भूमध्य सागर इसका आंसर होना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन था, खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के बंदे को किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो खुदाई खिदमतगार जो ग्रुप था, जिनको रेड शर्ट्स भी कहते थे, इसे बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड अपर पीसीएस की प्री एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की को यहाँ पर देखा। मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया। कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, साइंस के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, बाकी के जीएस के, उत्तराखंड के, करंट के सबको हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपका कितना स्कोर यहाँ पर रहा वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।